गाइस, गुड आफ्टरनून और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक हाइपरटेंशन के ड्रग्स के बारे में होगा, यानी एंटी हाइपरटेंशन के बारे में समझेंगे। और एंटी हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन पहले वीडियोस में मैंने कंप्लीट कर दिया था एक फ्लो चार्ट से। आज हर ड्रग्स के बारे में सीखेंगे कि वो ड्रग किस तरह से मैकेनिज्म एक्शन देती है और किस तरह से हमारा बीपी रेगुलेट करके डिक्रीज़ कर देती है ताकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए और हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सके। तो उस वक्त में सबसे पहले ड्रग है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स की देखिए 3 कैटेगरीज होती है, जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में बताया था आपको। थायाजाइड, हाई सेलिंग है, पोटेशियम स्पेयरिंग। ठीक है, कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर ड्रग्स दिख रही है, वो रिपीटेड है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा कि ये दिस ड्रग स्टैंड फॉर द डाइल्यूट द यूरिन, जो हेल्प करेगा कि यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाए और बीपी डिक्रीज हो जाए। इस फिनोमिना को याद रखिएगा, यूरिन वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। तो फॉल इन बीपी इन डिपेंडेंट ओनली ऑन रिडक्शन इन प्लाज्मा एंड कार्डियक आउटपुट। एकदम उस तरह से जैसे थायाजाइड करती है उसी तरह से ये भी करती है। बट अनलाइक थायाजाइड, सोडियम डिफिसिट इज नॉट परसिस्टेंट ड्यू टू द शॉर्ट एक्शन ऑफ हाई सेलिंग डायरेटिक्स। हाई सेलिंग डायरेटिक्स की जो इसका जो एक्शन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए इसको एडिमा वगैरह में दिया जा सकता है। ठीक है, हैज़ नो फॉल इन टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड नो सब्सिस्टेंस ऑफ अ बीपी फॉल। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हूबहू आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगर इसकी समरी निकालूँ, कंक्लूजन निकालूँ, तो मैंने कंक्लूजन भी यहाँ लिख दिया है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए कि बेसिकली डायरेटिक जो क्या करती है, कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करती है। इससे क्या होता है, बीपी डिक्रीज हो जाता है। मैकेनिज्म को और बेटर तरीके से समझने के लिए आपके सामने मैंने ये लाया है। इसको बहुत ही सिंपली भाषा में मैंने यहाँ पे फिर से ट्रांसलेट कर दो या फिर इसको फिर से एक समरी वे में लिखा है। देखिए, किडनी के नेफ्रॉन में 3 स्टेप होते हैं। जब मैं किडनी का डायरेटिक्स पढ़ाऊंगा अच्छे से तो उसमें सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए किडनी में देखिए 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स भी होते हैं और बोमेन कैप्सूल भी होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन कैप्सूल होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। यूरिन यहाँ से छन छन के अल्ट्रा फिल्टर होने लगता है। ठीक है, तो डायरेटिक्स देने पर क्या होगा कि इस यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आया ना कंक्लूजन? इस पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा कंप्लीट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है कि डायरेटिक्स ड्रग में हो। तो वो देखिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। इसको दिन में एक ही बार खाया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़, फ्लूइड रिटेंशन ना होने से पैर, हाथ, लिम्फ में सूजन नहीं आती है ना, बहुत सिंपल। यानी कि देखिए, अगर पोटेशियम और क्या नाम है, सोडियम और H2O का, सॉरी पोटेशियम नहीं, सोडियम और H2O का रिटेंशन हो जाएगा तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिन्हें एडिमा कॉज होता है। तो ये जो डायरेटिक्स ड्रग होती हैं ये उसी में दी जाती है जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको। तो उसी तरह डायरेटिक्स ड्रग उस समय दी जा सकती हैं जब एडिमा कॉज होता है। ठीक है, नो टॉलरेंट डेवलपमेंट इन एंटी हाइपरटेंशन एक्शन। ऐसी ड्रग लगातार खाने से फिर ये असर ना करे ऐसा नहीं होता, मीन्स नो टॉलरेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार दवा, मतलब लगातार वो दवा को आप खाओगे तो आपकी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाए, नहीं होता है टॉलरेंस डेवलप, और आप खा सकते हो। सो लो इंसिडेंस ऑफ पोस्टरल हाइपोटेंशन का खतरा हो सकता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। यहाँ पे देखिए पोस्टरल लिखा हूँ, यानी बहुत काफ़ी कम हो जाता है। इफेक्टिव इन आइसोलेटेड सिस्टमिक हाइपरटेंशन, लेस रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन एडल्टली, बूढ़ों में ज़्यादा होता है। हाइपोकैल्सियूरिक हो जाता है। ठीक है, और लो कॉस्ट है, बहुत मतलब सस्ता भी है। तो डायरेटिक्स की ये कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसकी बुराई देखते हैं। ये हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि रिटेंशन होता है सोडियम और H2O का, तो पोटेशियम ज़्यादा एक्सेस में अमाउंट में निकल जाता है। तो पोटेशियम के ज़्यादा निकलने से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपरकैलेसीमिया हो सकता है। सबके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, मोटापा, ओबेसिटी बढ़ सकती है। हाइपरयूरिसेमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरयूरिसेमिया, ये तीनों हो सकते हैं डायरेटिक्स ड्रग के ड्रॉबैक्स। इन तीनों को याद कर लेना, हाइपरग्लाइसेमिया, लिपिडेमिया, यूरिसेमिया। ठीक है, ब्लड में देखिए इनकी क्या होती है, मात्रा मौजूद होती है। तो जब ब्लड वॉल्यूम ही कम हो रहा है तो ब्लड से वाटर भी कम हो रहा है, और वाटर कम
तो इन सभी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर वाटर कम हो जाएगा तो ये सब बढ़ जाएंगे। बस इस तरह से याद रखो, सिंपल। ये करंट स्टेटस है, चाहो तो इसको लिख लेना, ना तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, पूछा नहीं जाता ये। सो अब आ जाते हैं दूसरा सिस्टम, यानी आपके रास में। रास में देखिए कि ये मैं एक रास सिस्टम का एक डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या होता है, किस तरह से रेनल आर्टरी प्रेशर लगता है, सोडियम किस तरह से रेनल ट्यूबुलर फ्लूइड में कम हो जाता है और रेनल सिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब अब बीपी यार देखो ना, ब्लड प्रेशर को क्या करना है, हमको कम करना है, ठीक है। तो हम रास सिस्टम वाली ड्रग्स देंगे। किस तरह से ये काम करेगी ये मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए। रेनिन एंजियोटेंसिन 1 से फिर सेकेंड में बदलता है, एमिनोपेप्टिडाइज सेकेंड में आता है, फिर आपके जीसी सेल यानी जोना ग्लोमेरुलोसा से बाइंड होता है और एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है या वैसोप्रेसिन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप चार्ट को बनाइएगा और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। देखिए, रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जीसी सेल ऑफ योर किडनी इन अ रिस्पॉन्स टू फॉल इन बीपी और ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। डिक्रीज सोडियम इन अ मैक्यूला डेंसा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। रेनिन एक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन पे और एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदलता है एसी एंजाइम के कारण, और उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकेंड डिग्रेडेड हो जाता है एमिनो पेप्टिडाइज मोनो एमिनो पेप्टिडेज के कारण से जो डिग्रेडेड हो जाता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन सेकेंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इससे क्या होता है कि टीपीआर बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर पल्स रिस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड और एंजियोटेंसिन थर्ड स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एल्डोस्टेरोन प्रमोट सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज सीओपी एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो समझिए, रास ड्रग एसी इनहिबिटर और एसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। रास ड्रग क्या करता है, एसी इनहिबिटर है, यानी एसी एंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तब क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगर ये ब्लॉक नहीं किया तो एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिससे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। समझ में आया। तो रास ड्रग इसलिए देंगे ताकि एंजियोटेंसिन जो रास सिस्टम है वो कंप्लीट ना हो और ब्लड प्रेशर ना बढ़े। तो मैंने एक शॉर्टली में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसी इनहिबिटर का बताया है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड का सिंथेसिस ये बंद कर देगा, ख़त्म कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपका पल्स रेट, टाइम पल्स रेट जो होता है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों कम हो जाएंगे। अब डायस्टोलिक सिस्टोलिक कम यानी कार्डियक आउटपुट कम और बीपी कम। अब कुछ तरह से यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स को देखिए, कफ है, हाइपरकैलेमिया है, ठीक है। इस तरह से एंजियोडेमा है, फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन है, शार्प फॉल में अकर, ये सब मैंने लिखा है। डिस्गोसिया हो सकता है, यानी आपको टेस्ट में दिक्कत हो सकती है। फेटोपैथिक हो सकता है, न्यूट्रोपेनिया हो सकता है, प्रोटीन्यूरिया हो सकता है, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है। करंट की स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया। अब देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट जो ड्रग होती है एसी इनहिबिटर की, ये है कैप्टोप्रिल। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है कैप्टोप्रिल। ये क्या क्या होती है, देखिए मैंने लिखा है, सल्फेट कंटेनिंग डाइपेप्टाइड। ये प्रोड्रग नहीं होती है। प्रोड्रग क्या होती है, आपको पता होगा कि ऐसी ड्रग जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है और हमारे बॉडी में एंजाइम के कारण वो एक्टिव फॉर्म में बदलती है। तो ये प्रोड्रग नहीं होती हैं। और हाफ लाइफ इसका मैंने लिखा है यहाँ पे ठीक है। एनालाप्रिल के बारे में भी यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। एसी इनहिबिटर्स हैं यहाँ पे। बस एनालाप्रिल में बस इतना जानो कि यह मोर पोटेंट है कैप्टोप्रिल से, ठीक है। इसके एडवांटेज ही यही है। प्रोड्रग का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो यानी पूरा नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा बाकायदा, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट के बारे में। एसी इनहिबिटर है, इसकी अदर यूजेस हैं। तो ज़्यादातर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सीवीएस में ज़्यादा यूज़ आ रहा है इसका, सीवीएस पढ़ ही रहे हैं ना। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, किस तरह से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर में देखो दो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, 81 और 82, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन आर मेडिएटेड विया 81 रिसेप्टर। जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं वो क्या करते हैं,
क्या करते हैं, ब्लॉकर से मतलब कि एंटागोनिस्ट टाइप, ठीक है, इन्वर्स कर देते हैं 81 रिसेप्टर को, 81 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, और जिसके साथ से क्या होगा कि 80 सेकेंड बनेगा ही नहीं, ठीक है, वासो कंस्ट्रिक्शन होगा। जैसे मैंने बताया था कि एंजियोटेंसिन क्या करता है, वासो कंस्ट्रिक्शन करता है, और वासो कंस्ट्रिक्शन होगा। यहाँ देखिए एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, रेनल एक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही सिंपल। समरी भी देखिए मैंने फिर समरी लिख दी है कि इट ब्लॉक्स एंटागोनिस्ट ऑफ 1 and 2 रिसेप्टर्स बाय दिस सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन गेट इनहिबिटेड, ठीक है। एल्डोस्टेरोन देखिए क्या होता है ना कि ये अगर इसका एक्सेस होने लगेगा तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो इसको यहाँ इस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से ख़त्म किया जाता है, इसकी इन सिंथेसिस को मारा जाता है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर क्या होती है, एग्जांपल है एलिस्केरिन, इस भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हो, यहाँ पे नोट्स बनी हुई है। इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 and 2, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, समझ सकते हो देख के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की। देखिए बीटा ब्लॉकर, सबसे पहले तो एक बेसिक समझो कि बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट ड्रग वो होती हैं जो बीपी को बढ़ाएं, स्टिमुलेट करें। तो यहाँ पे हम ब्लॉकर ड्रग्स देंगे क्योंकि हमको बीपी को घटाना है। एग्जांपल जैसे नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव में देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव भी कह सकते हो। प्रोप्रानोल, मेट्रोप्रानोल, एटेनोल। मैग्नीशियम एक्शन देखिए क्या करता है, ये हार्ट रेट को घटाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी घटेगी, कंडक्शन वेलोसिटी घटेगी और कार्डियक आउटपुट घटेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरह की मैग्नीशियम एक्शन। इनिशियल फेज में होता क्या है कि कार्डियक आउटपुट या फिर आपको सीओपी है जो उसको क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और ये सारी डायस्टोलिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओवरऑल कहो तो बीपी चेंज हो जाएगा, यानी बीपी कम हो जाएगा आपका विद प्रोलॉन्ग यूज़। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका क्या कर देगा, टीपीआर, जैसे मैंने बताया था कि पल्स रेट टाइम, उसको क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। देखो हम ये जानते हैं कि हार्ट के पास कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा एंड बीटा ना, एनर्जी रिसेप्टर। तो देर इसका काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करे ब्लड वेसल्स को, और जिसके कारण से बीपी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो बीपी क्या हो जाएगा, उल्टा डिक्रीज़ हो जाएगा, और यही तो हमको चाहिए। कुछ यहाँ पे ड्रग्स की है जिनके डोजेज मैंने लिखा है, किसको आईवी फॉर्म में देते हैं, किसको टैबलेट फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। देखिए प्रोप्रानोल का जो मार्केट नेम होता है इंटरनल नाम से आता है या सेंडोज नाम से आता है, ठीक है। तो जिस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, चेस्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना पेक्टोरिस है, उसके साथ बीपी की भी दिक्कत हो रही है ना, तो ऐसे में बीटा ब्लॉकर देना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, एंटी हाइपरटेंशन, एक एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती हैं उनका क्या डिजायरेबल होना चाहिए, क्या एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए सबसे पहले तो कि यार ये कोई बीपी को इतना भी कम ना कर दे, मतलब उसका साइड इफेक्ट ऐसा ना आए कि वो बीपी को कम कर दे। सस्ती होनी चाहिए, दिन में एक ही बार खाया जाए, ठीक है, और लो इंसिडेंस होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने बताया, दूसरे पॉइंट पहले पॉइंट से कनेक्टेड है। और सोडियम और सॉल्ट्स का वाटर रिटेंशन हो जाना चाहिए। देखिए अक्सर बीपी की दवाइयों जब खाते हो ना काफ़ी लंबे समय तक तो सूजन या एडिमा आ जाता है, ठीक है, लेकिन इन दवाओं से ये नहीं होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन सेलेक्टिव एंड बीटा ब्लॉकर, ये देखिए कुछ बुराई हैं बीटा ब्लॉकर्स की, जैसे फटीग होना, ब्रेडिकार्डिया होना, लिबिडो होना, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए लॉस ऑफ लिबिडो यानी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाएंगे, कंजेटिव डिफेक्ट आ सकते हैं, फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अस्थमा, सडन विड्रॉल सब दिए हुए हैं, इसको आप नोट्स बना लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है एडवांटेज, तो ये सब आपका एक नॉर्मली जैसे करंट स्टेटस सबको मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप चाहो तो देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जीपैड से भी इंपॉर्टेंट नहीं आता ये। अब मैं अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में देखते हैं। देखिए मैंने फिर एग्जांपल्स की यहाँ पे बात की है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ध्यान देते हैं। ब्लॉकेट ऑफ वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ अल्फा रिसेप्टर, पुलिंग ऑफ ब्लड इन अ कैपेसिटेंस वेसल्स, फिर क्या करता है तुरंत सीओपी को वही बात है कि जैसे ही आपका जो कंस्ट्रिक्शन है वेसल्स का उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, तो वो जो है क्या होगा, ब्लड प्रेशर की वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो क्या होता है, आप आंसर बताओ। जब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अगर उसको भी ब्लॉक कर दे, वेसल डायरेक्ट कर दे तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करते तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायरेक्ट कर दो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो वही चीज़ करता है ये, इस तरह से फॉल इन बीपी कर देता है, यानी डायरेक्ट द ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज द सीओपी देन बीपी गेट रिड्यूस, है ना, सिंपल। अब देखिए एडीआर क्या है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, नेजल स्टिफनेस है, मियोसिस है, सॉल्ट वाटर रिटेंशन है, ठीक है, फेलियर एंड इजैकुलेशन इन मेल्स है, यानी इसमें एडिमा कॉज हो सकता है। देखिए वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन है, एडीआर हो सकता है। करंट रजिस्ट्रेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखिए मैंने बताया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब कैल्शियम का काम ये होता है कि वेसल में वो वैसल कंस्ट्रक्शन करता है जिसके कारण से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है। तो यहाँ पर उनको ब्लड प्रेशर कम करनी है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो देंगे ही, जैसे हमने CHF में भी देखा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। मैग्नीशियम ऑफ एक्शन में देखते हैं 3 तरह के कैल्शियम चैनल होते हैं स्मूथ मसल्स में, ठीक है। एक है वोल्टेज सेंसिटिव, एक है रिसेप्टर ऑपरेटेड और एक है लीक चैनल, ठीक है। और 3 तरह के क्या होते हैं वोल्टेज सेंसिटिव, 3 तरह के होते हैं। देखिए L टाइप, T टाइप, N टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं। तो मैंने बेसिक्स भी अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया है, इस बेसिक्स को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि L टाइप ऑफ चैनल क्या होता है कि एडमिट करता है कैल्शियम को, मतलब आने देता है, और उससे डिपोजिशन होता है, एक्साइटेशन बढ़ती है और कंट्रैक्शन होता है, कपलिंग थ्रू फॉस्फोराइलेशन ऑफ अ मायोसिन लाइट चेन, ठीक है। कंट्रैक्शन होता है वैस्कुलर स्मूथ मसल का तो वाइसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और वाइसो कंस्ट्रिक्शन से एलिवेशन हो जाता है, यानी कम हो जाता है BP, ठीक है, सॉरी एलिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं CCB ब्लॉक LT टाइप चैनल। अब ये देखिए ये यहाँ तो आपका एलिवेशन हो गया। अब देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉक कैसे करता है L टाइप चैनल को, देखिए स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कर देगा, नेगेटिव इकोनोट्रोपिक देगा, एनोट्रोपिक इफेक्ट देगा, और THP हैव हाईएस्ट स्मूथ मसल्स, यानी कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करना ताकि ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाए और हमारा काम हो जाए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वैसोडाइलेटर एक्शन फॉलोड बाय द वेरपामिन और डिल्टियाजिम की तरह, और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेंगे ताकि कैल्शियम रिलीज डिक्रीज हो जाए, तो FOC क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए, तो BP क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए। कॉन्सेप्ट इंड्यूसिंग ऑफ CHF, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे हर चीज़ की समरी लिखी है, तो आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर ना हो कि इससे तो हो ही जाएगा ना। वैसोडाइलेटर हाइड्रोलाइसिन होती है ना, तो हाइड्रोलाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए बच्चे, हाइड्रोलाइसिन क्या करता है, NO को रिलीज करता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है वेस्कुलर, नाइट्रिक ऑक्साइड याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि जो वेसल्स को क्या करना के लिए डायलेट करने के लिए और VP को कम करने के लिए। यूज़ यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिनॉक्सिडिल की बात। मिनॉक्सिडिल का मैंने आपको बताया था एलोपेशिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी बाल गिरने की बीमारी में, ठीक है। ये क्या करता है स्मूथ मसल के डायलेशन में मदद करता है, जैसे मैंने कई दफ़ा आपको बताया है। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स, बहुत ही बड़ा ये क्लासिफिकेशन था, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, पर हर चीज़ क्लियर होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स मैंने यहाँ पे बनाया है। तो चलिए सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स के बारे में देखते हैं। ये ड्रग देने पर क्या होता है कि मेथाइलनोडियार ब्रेन में अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और BP को डिक्रीज कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और अच्छे से समझना है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ हूँ कि ये कन्वर्ट होता है अल्फा मेथिलनोडियालिन में, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या करता है अल्फा 2 रिसेप्टर पर काम करता है जो ब्रेन में होते हैं, और कोशिश करता है कि इन्विशन हो जाए, एनर्जी डिस्चार्ज हो जाए और फॉल हो जाए BP, यानी BP कम हो जाए। क्लोनिडीन के बारे में भी 2 लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कि ये दोनों अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर्स होते हैं, सॉरी रिसेप्टर्स होते हैं, पे ब्लॉक काम करते हैं। सो अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटी हाइपरटेंशन प्रेफर्ड इन अ पेशेंट विद को एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, और ये इस तरह से यहाँ पे कुछ ड्रग्स भी दी गई हैं। फिर एंटी हाइपरटेंशन प्रेफर्ड इन अ पेशेंट विद को एग्जिस्टिंग अस्थमा, तो कौन सी ड्रग देंगे अगर एंटी हाइपरटेंशन की ड्रग दे रहे हैं और उस बंदे को अस्थमा या COPD भी है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंशन प्रेफर्ड इन अ पेशेंट विद को एग्जिस्टिंग, ठीक है, CAD, और ये इस तरह से ड्रग्स हैं। एंटी हाइपरटेंशन प्रेफर्ड इन अ पेशेंट विद एक्जिस्टिंग स्ट्रोक, ये देखिए केसेस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं GPAT के पर्पस से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बस आप एक बार रिवाइज करना, देखना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या होती है ड्रग्स हाइपरटेंशन में इन प्रेगनेंसी, ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसी की कौन सी ड्रग दी जा सकती है, देखो ड्रग्स फाउंड सेफ फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। सबसे पहले मेथिल डोपा को दे सकते हो, CCB लाइक नेफेडिपिन, बट दिस शुड बी स्टॉप बिफोर लेबर एज द वीकेंड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। आपको सब समझ में आ रहा होगा कि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के समय जब द वीकेंड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान समझिए, बट दिस शुड बी स्टॉप बिफोर लेबर एज द वीकेंड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है कि जो लेबरिंग होती है वो वीक हो जाती है, इसलिए CCB लाइक नेफेडिपिन को नहीं दे सकते। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे दोज विद IZI, एटिनॉल, मेटोप्रोलॉल यूज ओनली इफ नो अदर चॉइस अवेलेबल, ठीक है। जैसे प्राइजोसिन, क्लोनिडीन, हाइड्रोलाइसिन दे सकते हैं, अल्फा मेथाइल डोपा, नेफेडिपिन नहीं देना चाहिए, जैसे मैंने बताया। सो ड्रग्स फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या हो सकती हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। पेरेंट्रल थेरेपी, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड दे सकते हो।
ठीक है, गुआनाथिडीन दे सकते हो, हाइड्रोलाजीन दे सकते हो, स्मोलॉल दे सकते हो। ठीक है, इमर्जिंग केस में देखो ड्रग पेरेंट्रल वाली ही देनी चाहिए, ना कि टैबलेट वाली। तो हम जानते ही हो, ये बहुत सिंपल बात है। क्या होता है कि बीपी तुरंत डिक्रीज़ करना है ना, और थ्रेटनिंग कंडीशन को ट्रीट करना है, तो इस तरह से आप ड्रग दे सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे सोडियम रिपोर्शन मैंने लिखा हूँ कि डॉक्टर फॉर इमरजेंसी ड्यू टू द इंस्टेंटेनियस बैलेंस एंट्रीवीनियस वेसोडिलेशन, जैसे मैंने बताया। और ये GTN, ठीक है, गोनाथिडीन क्या करता है कि 2 से 5 मिनट में ही एक्शन करता है। ठीक है, और क्या करता है कि प्रीडोमिनेंट वेसोडाइलेशन है। फिर बीपी इन एक्यूट LFEF मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड अनस्टेबल एंजाइना में भी यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोलाजीन क्या हो सकती है ड्रग। स्मोलॉल क्या होता है, यूजफुल मैन कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वर्किंग टू रिड्यूस वर्सेस ए कार्डिक डिसेक्शन। तो ठीक है, सो इस तरह से आपका हाइपरटेंशन भी ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में सीखेंगे। सो मिलते हैं, थैंक्स।